मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय की शुरुआत करें। उस अध्याय का नाम है मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव। मुख्य कार्यपालिका क्या है? थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाएं। प्रत्येक देश में एक सरकार होती है। इस सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमारे लोक प्रशासन का संबंध विशेष करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से है। न्यायपालिका से भी संबंध है, लेकिन अधिक जोर हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर देते हैं, और इसमें भी कार्यपालिका पर हमारा अधिक फोकस है। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, प्रस्ताव पारित करती है और कानून तथा प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका को दे देती है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है, उन प्रस्तावों को लागू करती है। तो कार्यपालिका का काम है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। उन कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका नीतियां बनाती है। तो नीतियां प्रत्येक कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई जानी जरूरी है। तो कार्यपालिका का काम है व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानूनों को नीतियां बना करके क्रियान्वित करना। तो ये काम कार्यपालिका का होता है। लोक प्रशासन की भाषा में इसे मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका का मुखिया एक व्यक्ति होता है, जिसे हम अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत में राष्ट्रपति कहते हैं, फ्रांस में भी राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट कहते हैं, इंग्लैंड में सम्राट कहते हैं। तो इनका काम है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना और उन क्रियान्वित करने के लिए, कानूनों को लागू करने के लिए नीतियों का निर्माण करना। अब अकेले मुख्य कार्यपालिका सब काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सहायता के लिए केंद्र स्तर पर बहुत हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की टीम होती है। ठीक इसी प्रकार से राज्यों में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में स्थानीय स्तर पर भी इन संगठनों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए हजारों लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लग करके काम करती है। लेकिन इन सब के लिए मुख्य कार्यपालिका ही उत्तरदायी होता है। अब आपने गौर किया होगा, एक उदाहरण देता हूं। यदि संसद ने कोई विधेयक पास किया तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति कहता है मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो क्या वो विधेयक कानून बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक कोई भी विधेयक कानून बन नहीं सकता। क्यों? आखिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक क्यों है? जैसे इंग्लैंड में सम्राट नाम मात्र का शासक है, लेकिन उसका सिग्नेचर प्रत्येक प्रस्ताव और विधेयक पर होना अनिवार्य है। जब तक वह सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक विधेयक या कानून लागू नहीं हो सकता। आखिर क्यों? ब्रिटिश सम्राट तो नाम मात्र का है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है। वह हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन हस्ताक्षर अनिवार्य है। एक बार लॉर्ड पामस्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, साम्राज्ञी विक्टोरिया के पास गए, इतनी ढेर सारी फाइल्स लेकर के, और उन्होंने महारानी विक्टोरिया से कहा, ये आप इस पर सिग्नेचर करिए। 50 थे, सैकड़ों थे।
महारानी विक्टोरिया हस्ताक्षर करते करते परेशान हो गई। तब उन्होंने परेशान होकर के लॉर्ड पामस्टन से कहा, मिस्टर प्रधानमंत्री, मुझे ये चीज बताओ, क्या व्यवस्थापिका संसद के द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्तावों पर, प्रत्येक विधेयकों पर मेरा सिग्नेचर होना जरूरी है? तो लॉर्ड पामस्टन ने कहा, जरूरी है, अनिवार्य है। इसी सिलसिले में महारानी विक्टोरिया ने कहा, मिस्टर प्रधानमंत्री, यदि मान लीजिए कल को ये संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि महारानी विक्टोरिया को फांसी पर लटकाया जाएगा, तो क्या उस प्रस्ताव पर भी मेरा सिग्नेचर जरूरी है? ध्यान दीजिएगा, यदि संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि कल महारानी को फांसी पर लटकाया जाएगा, तो महारानी विक्टोरिया ने आगे कहा, क्या ऐसे प्रस्ताव पर भी मेरा सिग्नेचर जरूरी होगा? तो लॉर्ड पामस्टन ने कहा, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा हम आपको लटकाएंगे कैसे? तो सिग्नेचर जरूरी है। सिग्नेचर क्यों जरूरी है? सिग्नेचर इसलिए जरूरी है कि वह मुख्य कार्यपालिका होने के नाते कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका की होती है और उसके लिए, उसकी सहायता के लिए हजारों लाखों कर्मचारी ये सब होते हैं जो नीतियां को लागू करते हैं, कानून को क्रियान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य कार्यपालिका दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है और उसका काम है व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना, नीतियां बनाना। उसकी जो नीतियां होती हैं वह व्यवस्थापिका की मंशा के अनुरूप होती हैं कि उन कानूनों को कैसे करके लागू किया जाए, इसके लिए वह नीतियों का निर्माण करता है। तो कार्यपालिका पूरे शरीर रूपी सरकार में, सरकार यदि एक शरीर है तो कार्यपालिका उसका मस्तिष्क या सिर माना जाता है। यहां पर 3 शब्द आते हैं, एक मुख्य कार्यपालिका, दूसरा प्रशासन, तीसरा प्रबंधक। कई स्थानों पर लोक प्रशासन की भाषा में इसे महाप्रबंधक भी कहते हैं, जनरल मैनेजर भी कहते हैं। मुख्य कार्यपालिका क्लियर हुआ कि यह कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करता है। प्रशासन क्या करता है? मुख्य कार्यपालिका से आदेश प्राप्त करके, शक्तियां प्राप्त करके उन नीतियों को, कानूनों को लागू करता है। तो प्रशासन का असली काम है कानूनों को क्रियान्वित करना, प्रस्तावों को लागू करना, उन नीतियों को लागू करना। वास्तविक रूप में फील्ड में जो वर्ग काम करता है उसे प्रशासन कहते हैं। इसे कई स्थानों पर महाप्रबंधक या प्रबंधक भी कहा जाता है। लेकिन प्रबंधक का मतलब क्या होता है? टू मैनेज, टू अरेंज। प्रबंध, प्र उपसर्ग है बंध। जो व्यक्ति, बंध का मतलब बंधन है, बंधन है। तो जो व्यक्ति लोगों को उनके कार्यों से, दायित्वों से बांध करके उनसे काम लेता है उसे प्रबंधक कहते हैं। जो व्यक्ति विभिन्न लोगों को उनके कार्यों से बांध करके, उनके दायित्वों से बांध करके उनसे काम लेता है उसे प्रबंधक कहते हैं। जैसे एक मैनेजर है, होटल मैनेजर है। होटल मैनेजर का काम क्या है कि वह होटल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी लोग हैं, इन सभी कर्मचारियों को उनका दायित्व बताना और उनसे काम लेना। बड़े बड़े उद्योग धंधों में, वैसे प्रबंधक शब्द का प्रयोग बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। तो जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, उसका मुखिया जनरल मैनेजर होता है। तो जनरल मैनेजर जो होता है वह कम से कम 10-12 और मैनेजर होते हैं। पूरा बीएसपी का काम अलग अलग भागों में बटा हुआ है।
इन सभी भागों में एक एक मैनेजर की पद स्थापना की जाती है। जैसे कोयले की सप्लाई हो, चाहे आयरन ओर की सप्लाई, कच्चा माल की सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उस प्लांट में काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन और सामग्रियों की प्राप्ति, ऐसे करके 10-20 मैनेजर्स होते हैं। इन सभी मैनेजर्स का काम है अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों से काम लेना, और जनरल मैनेजर क्या करता है, इन सब के कार्यों में समन्वय करता है ताकि तालमेल बना रहे और बीएसपी की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो मुख्य कार्यपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब थोड़ा सा भारतीय शासन और प्रशासन की थोड़ा सा चित्र के रूप में विचार करें। केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का संबंध हमारा नियंत्रण के रूप में है, वो उसको आगे चल करके देखेंगे। यहां पर हमारा मुख्य जोर है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। इस संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाएं करती है। लोकसभा का निर्वाचन हो जाने के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है, स्पष्ट बहुमत, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो दूसरा हमारा संगठन है कार्यपालिका। कार्यपालिका का सबसे ऊपर में शीर्ष में व्यक्ति है राष्ट्रपति, हम उसे कहते हैं। यही हमारा मुख्य कार्यपालिका है। इस राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वह प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की एक टीम बनाता है जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। इस मंत्री परिषद के प्रमुख लोगों को लेकर के वह अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो भी काम करते हैं अपने समस्त कार्यों के लिए वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका हुई। अब इस राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता के लिए 20-50 संगठन बनाए गए हैं। ये सब के सब सचिवालय या स्वायत्त संगठन के रूप में काम करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति सचिवालय होता है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए प्रधानमंत्री सचिवालय होता है। आजकल के जमाने में विशेष करके श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के जमाने से प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। आज की तारीख में भी पूरे केंद्र में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कोई है तो वह है प्रधानमंत्री सचिवालय, जहां पर सचिव स्तर के अधिकारी काम करते, सचिव और उसके नीचे स्तर के विभिन्न अधिकारी काम करते हैं। ये सब अधिकारी प्रशासन के अंतर्गत नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। आदेश निर्देश जारी करना, उन्हें आवश्यक निर्देश देना, विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस प्रकार से संपन्न किया जाए इसके बारे में पूरा लेआउट तैयार करना, पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, उसके आधार पर यह पूरा सचिवालय नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करता है। फिर यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, SC/ST आयोग, ऐसे 50 संगठन हैं। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अलावा नीति आयोग, ये सब के सब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। ये सब के सब राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। यह हो गया केंद्र स्तर पर। इसके बाद राज्य स्तर पर देखते हैं कि विधानमंडल है। कुछ प्रांतों में 2 सदन हैं, कुछ प्रांतों में 1 सदन है। प्रथम सदन का नाम विधानसभा, द्वितीय सदन का नाम विधान परिषद। जहां पर एक ही सदन है वहां पर विधानसभा के नाम से उस सदन को जाना जाता है। और फिर कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है।
ये सब मिलकर के ये जैसे राज्य विधानसभाएं अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए या उनको जो शक्तियां संविधान प्रदान करता है उन्हीं शक्तियों के मद्देनजर कानूनों का निर्माण करती है विधानसभाएं, राज्य विधानमंडल, और फिर राज्यपाल उन कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करता है। इसी प्रकार से जैसे केंद्र में सचिवालय वगैरह होते हैं, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी सचिवालय होते हैं। फिर स्थानीय स्तर पर, हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है। यहाँ के मुखिया को महापौर या अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत होते हैं। इसके मुखिया को, ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं और जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मुखिया को अध्यक्ष कहते हैं। ये जितने भी निर्वाचित सभाएं होती हैं ये सब मुख्य कार्यपालिका के प्रकार होते हैं। अलग अलग स्तरों पर इनको मुख्य कार्यपालिका का नाम दिया जाता है। और जितने भी नियुक्त किए गए व्यक्ति होते हैं, नियुक्त, ये सब के सब नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। ये मुख्य कार्यपालिका के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हुई। इस मुख्य कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संसदीय मुख्य कार्यपालिका, संसदीय शासन। इसे आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संक्षिप्त में हम इसका एक विवेचन करें। संसदीय कार्यपालिका के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। भारत में राष्ट्रपति कहेंगे, इंग्लैंड में सम्राट नाम मात्र का होता है। संसदीय शासन की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, इसलिए इंग्लैंड को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र का होता है। मंत्रिमंडल सम्राट के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से समस्त शक्तियों का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, तो मंत्रिमंडल वास्तविक होता है। तीसरी चीज, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथी चीज, सामूहिक उत्तरदायित्व देखा जाता है। सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। एक मंत्री की गलती से पूरा मंत्रिमंडल प्रभावित होता है। एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है वे एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। तो मंत्रिमंडल के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री इस टीम का, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है। ये संसदीय शासन के कुछ लक्षण हैं जिनका काम लोक प्रशासन में पड़ता है। आगे और भी विशेषताएं हैं, जैसे गोपनीयता है, एकता है, राजनीतिक सजातीयता है, तो इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व। संसदीय शासन का सबसे बड़ा गुण उत्तरदायित्व है। क्या, कैसे उत्तरदायित्व? यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया या किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया अपने मंत्रालय के बारे में, अपने विभाग के बारे में, कोई भी निर्णय लिया, 9 बजे उसने निर्णय लिया, 11 बजे संसद की बैठक है, 11 बजे संसद में उस मंत्री से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने ये निर्णय लिया तो कैसे लिया, आप उस नीति के बारे में आप हमको, उस निर्णय के बारे में आप यहां पर हमको जवाब दीजिए। तो मंत्री को जवाब देना पड़ता है। ये संसदीय शासन का सबसे बड़ा लक्षण है। दूसरी चीज सहयोग। यहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का भी सहयोग बना रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत होता है, तो जिधर बहुमत उधर सरकार, तो यहां पर सहयोग होता है। और तीसरी चीज दक्षता। क्योंकि मंत्रिमंडल में अनेक व्यक्ति होते हैं, मंत्रिपरिषद में अनेक होते हैं, मंत्रिमंडल में कुछ कम लोग होते हैं, लेकिन 10, 12, 15 तो होते ही हैं। तो एक आंख से हमेशा 2 आंखें भली होती हैं। एक आंख से हमेशा 2 आंखें भली होती हैं। थोड़ा सा विचार करिए, यदि मैं आपसे पूछूं
हाथी के बारे में आप क्या जानते हैं, एक वाक्य में बोलिए। तो आप कहेंगे हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है। बस एक वाक्य हो गया। 5 अंधे हाथी देखने गए। एक अंधा बोलता है हाथी दीवार की भांति होता है। दूसरा अंधा बोलता है हाथी खंबे की भांति होता है। तीसरा अंधा बोलता है हाथी सांप के समान होता है। चौथा अंधा बोलता है हाथी रस्सी के समान होता है। 5वां अंधा बोलता है हाथी सूपा के समान होता है, सूप के समान होता है। देखिए 5 अंधे 5 लोग हो गए, तो 5 अंधे 1-2 आंख वाले व्यक्ति की तुलना में 5 अंधे अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद में बहुत लोग होते हैं, आपस में डिस्कशंस होता है, वहां पर एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है, बहस होती है, बातचीत होती है, ताकि एक निश्चित नीति तक पहुंचा जा सके, निश्चित नीति का निर्माण किया जा सके। तो इसमें दक्षता होती है। कोई भी निर्णय अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेता, वो मंत्रिमंडल के साथ चर्चा करके उस पर निर्णय लेता है और पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को अपना पूरा समर्थन देता है। इसलिए कार्य में दक्षता आती है, कुशलता आती है। एक बार जो निर्णय ले लिया फिर पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये संसदीय शासन के लक्षण हैं। लेकिन संसदीय शासन के कुछ दोष भी हैं। इन दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष है, सबसे मुख्य दोष है, यह अस्थायी होता है। कैसे अस्थायी? यदि मान लीजिए दोनों तरफ परेशानी है, इधर कुआं उधर खाई। कैसे? यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत का समर्थन कम लोगों का है, या बहुमत का समर्थन खत्म हो गया, दल बदल हो गया, तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल के अस्तित्व का मुख्य आधार है लोकसभा में बहुमत का समर्थन। यदि उसके हाथ से बहुमत खत्म हो गया तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है मंत्रिमंडल को, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन जहां पर बहुदलीय पद्धति है, यहां पर ऐसे बहुदलीय पद्धति वाले देशों में संसदीय सरकारें बनती हैं, बिगड़ते रहती हैं, अनिश्चित रूप से चलते रहता है इनका। तो एक तरफ यह अस्थायी है, दूसरी तरफ यदि जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत लोकसभा में है, प्रथम सदन में है, तब तक उसकी स्थिति एक तानाशाह के समान होती है। क्योंकि मंत्री यदि संसद में बहुमत है तो उसको कोई हटा नहीं सकता, परिणाम स्वरूप वह निरंकुश हो जाता है। तो संसदीय शासन में दोनों तरफ से परेशानी है। यदि बहुमत हिलडुल वाला रहा, ढुलमुल वाला रहा, तो कभी भी उसकी सरकार गिर सकती है, और यदि उसके पास पूर्ण बहुमत है तो उसकी स्थिति तानाशाह के समान होती है। लेकिन तानाशाह होने के बावजूद उसके कार्यों की विवेचना, आलोचना, समीक्षा होती रहती है। इसलिए अधिक तानाशाही वह नहीं दिखा सकता। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, दलबंदी यहां पर बहुत ज्यादा होती है। दलगत कठोरता इतनी ज्यादा होती है कि सरकार या बहुमत या कोई मंत्री कोई भी विषय को रखे तो उसकी आलोचना होती है, उसका विरोध होता है। आलोचना बिल्कुल सही बात है, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विरोध में एक असहयोग की गंध आती है। आलोचना करिए, विरोधी दल का काम आलोचना करना है, विरोध करना नहीं है। और एक बार जब संसद ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, कोई विधेयक पास कर दिया, कानून बन गया, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आलोचना करिए, विरोध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दलगत व्यवस्था दलगत कठोरता बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज और, यहाँ पर दल का शासन हो जाता है, क्योंकि सभी संसद के सभी सदस्य दलीय बंधनों से, दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं। इसलिए दलगत भावना, दलबंदी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ये संसदीय शासन के लक्षण हुए, उसका गुण दोष हुआ। आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।